अगर आप भूटान ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। भूटान टूरिज्म के नाम पे होने वाले स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि भूटान कैसे जाना है, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, टूरिज्म पॉलिसीज़ क्या है, SDF क्या है, और भूटान टूरिज्म पॉलिसी के वजह से जो ट्रैवल एजेंट्स एंड एजेंसीज हैं वो कैसे स्कैम करते हैं और इन स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। सो लेट्स रोल द इंट्रो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंडर फीस्ट। आज हमारे भूटान ट्रिप का डे 1 है। हमारी जर्नी शुरू हो रही है कोलकाता से। यहाँ से वी विल गो टू NJP। तो हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन NJP, और यहाँ से वी आर गोइंग टू जयगांव बाय रोड। ये है हमारी आज की सवारी, जो स्टार्ट करने में ले रही है टाइम भारी। जयगांव, जहाँ भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और भूटान की सीमा शुरू होती है। भारत की सीमा पार करते ही जो भूटान का सबसे पहला शहर आता है वो है फुनसोलिंग। NJP से जयगांव का डिस्टेंस कुछ 150 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। वैसे तो भूटान जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप फ्लाइट से जा सकते हो या बाय रोड जा सकते हो। अगर आप फ्लाइट से भूटान जाते हो तो भूटान में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, विच इज इन पारो, जिसकी फ्लाइट इजीली आपको इंडिया से मिल जाएगी, मोस्टली फ्रॉम कोलकाता एंड बागडोगरा। अगर आप बाय रोड भूटान जाना चाहते हो तो भूटान जाने के 2-3 रास्ते हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर रास्ता है जयगांव, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। जयगांव का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हसीमारा है, जहां से जयगांव का डिस्टेंस सिर्फ 15 किलोमीटर है। हसीमारा रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेन्स के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। और जो सबसे पॉपुलर रेलवे स्टेशन है वो है NJP, जो कि 150 किलोमीटर है। और NJP जाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे तो NJP से जयगांव का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है, बस हमें जयगांव पहुँचने से कुछ दूर पहले रोड पे कंस्ट्रक्शन होता हुआ मिला, जिसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ हुई, बट इट्स ओके। होपफुली फ्यूचर में ये रोड भी बन के अच्छे हो जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जयगांव। अभी हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, और इसके बाद हम लोग कदम रखेंगे भूटान की धरती पे। और ये है यहाँ का इमिग्रेशन ऑफिस। सिक्योरिटी कराने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर इमिग्रेशन प्रोसेस। वी आर कैरिंग आवर पासपोर्ट। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप एक वैलिड पासपोर्ट या तो एक वैलिड वोटर ID कार्ड से आप आराम से एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड को वैलिड नहीं माना जाता है। सो मेक श्योर या तो आप एक वैलिड पासपोर्ट या तो एक वैलिड वोटर ID कार्ड लेके आप यहाँ आए। बाकी इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है। तो इसी के साथ वेलकम टू भूटान। ये जो आप देख रहे हैं ये भूटान गेट है। इसके उस तरफ इंडिया है और इस तरफ भूटान। यहाँ से गाड़ियाँ इन दोनों देशों के बीच में आ जा सकती है। इंडियन व्हीकल्स इधर भी आते हैं और भूटान की व्हीकल उधर भी जाती है। और इसके लिए जो परमिट बनता है वो इसी इमिग्रेशन ऑफिस से बनता है। अगर आप अपने गाड़ी लेके आते हैं तो उसकी परमिट वगैरह के लिए इस ऑफिस में जाके आप आराम से परमिट ले सकते हैं। भूटान एंटर करते ही जो सबसे पहले चीज़ आप नोटिस करोगे, नो हॉन्किंग। There is absolutely no honking. In fact, भूटान में there is no traffic signals. लोग यहाँ खुद से ट्रैफिक फॉलो करते हैं। अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी धीरे से स्लो करके रोक दी जाती है और लोगों को रोड क्रॉस करने दिया जाता है। इन्हें कहीं भागने की हड़बड़ी नहीं है, अनलाइक अस। और जनरली यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं इस पर रेड नंबर प्लेट है, और इस पर जो गाड़ी की नंबर शुरू होती है दैट इज़ BP, विच इज़ भूटान प्राइवेट। और दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है सफाई। आप जैसे भूटान के अंदर आओगे आपको कहीं पे भी गंदगी नहीं दिखेगी। बहुत ही साफ़ सुथरी शांत जगह है ये। तो दोस्तों देखते ही देखते हम लोग इमिग्रेशन प्रोसेस सारा कंप्लीट करा के हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे होटल, जिसका नाम है गार्डन होटल।
अंदर आते ही हमें वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया। यह है इसका रिसेप्शन एरिया। और यह है हमारा रूम। डिसेंट सा ही रूम है, बहुत वाव रूम नहीं है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं। हमारा आज रात का डिनर और कल सुबह का ब्रेकफास्ट इस होटल में ही है। भूटान हाई क्वालिटी लो वॉल्यूम टूरिज्म में बिलीव रखता है, जिसके लिए भूटान एक टूरिज्म टैक्स लगाता है जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी या SDF। भूटान 1200 नू सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी पर टूरिस्ट पर डे लगाता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1200 रुपीज ऑफ इंडियन करेंसी। भूटान की करेंसी है नू, विच इज इक्विवेलेंट टू रुपीज, मतलब 1 नू इज इक्वल्स टू 1 रुपी। और मज़ेदार बात यह है कि भूटान के बहुत सारे जगहों पे इंडियन करेंसी भी चलती है। अगर आपने अपना करेंसी एक्सचेंज नहीं भी कराया है तो भी आपको कोई खासा दिक्कत नहीं होगी, बट एडवाइजेबल ये है कि आप कुछ अमाउंट नू में भी कन्वर्ट करा के रखें। भूटान की टूरिज्म पॉलिसी इंडिया के लिए थोड़ी सी स्पेशल है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप इजीली भूटान बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक वैलिड पासपोर्ट या वैलिड वोटर ID कार्ड चाहिए। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा आप भूटान के बॉर्डर सिटी जैसे फुनसिलिंग में 24 घंटे के लिए फ्री में रह सकते हो, जिसके लिए आपको SDF देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप भूटान के और अंदर जाना चाहते हो, भूटान को और एक्सप्लोर करना चाहते हो, भूटान के और शहरों में जाना चाहते हो, जैसे कि भूटान का कैपिटल सिटी थिम्पू या फिर पारो, तो यू विल हैव टू स्टे देयर एंड यू विल हैव टू पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी। भूटान पहुंच के हमने किया होटल में थोड़ा रेस्ट। उसके बाद हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें इमिग्रेशन ऑफिस ले जाके आगे की प्रोसीजर्स कंप्लीट कराई। जो हम लोग यहाँ के बाद थिम्पू और पारो जाने वाले हैं उसके लिए हमारी परमिट वगैरह बनवाए। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके हम लोग वापस अपने होटल गए। हमने करा डिनर और अगले ही सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए फुनसिलिंग एक्सप्लोर करने। वैसे तो फुनसिलिंग में कुछ खास घूमने को है नहीं। मोस्टली यहाँ लोग भूटान के और अंदर एक्सप्लोर करने के लिए परमिट वगैरह बनाने आते हैं। और चूंकि ये बॉर्डर सिटी है तो इंडिया भूटान ट्रेड का ये हब है और ये भूटान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। ये जो आप देख रहे हो ये है सुपरमार्केट। अभी तो ये एकदम खाली दिख रहा है क्योंकि हम लोग बहुत सुबह यहाँ पे घूम रहे हैं। अभी तकरीबन 6 साढ़े 6 बज रहा है, नहीं तो यहाँ पे जनरली बहुत भीड़ होती है। हमने हमारे होटल में रिसेप्शन में पूछा था कि हम लोग यहाँ आसपास कहाँ घूम सकते हैं, तो उन्होंने बताया था ये थोड़ा आगे जाकर के ये नदी आता है जहाँ पर का नज़ारा बहुत अच्छा है। बट जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो नदी कोई खास नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी तक तो हमें पता नहीं था। हमारे एजेंट ने हमें आज यहाँ स्टे क्यों कराया। वैसे यहाँ स्टे नहीं कराने से भी कोई खास डिफरेंस नहीं होती। फुनसिलिंग जो शहर है और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ये ऑलमोस्ट आपको सिलीगुड़ी या सिलीगुड़ी के आसपास का जो एरिया है उसके जैसा आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, जैसे सेवक वगैरह है। बाकी यहाँ से ये हिमालयन रेंज दिखता है, यहाँ से आपको वेस्ट बंगाल का प्लेन्स और भूटान के पहाड़ ये दिखते हैं। वैसे तो देखने में ये सुंदर जगह ही है, बट ऐसा भी कुछ वाव नहीं है और यहाँ पे ऐसे रुकने के लिए भी कुछ खास नहीं था। हमने बाद में रियलाइज़ करा कि हमारे ट्रैवल एजेंट ने कैसे हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ पे रुकाया। यहाँ नहीं रुकाने से भी चलता, यहाँ रुकाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें थिम्पू, पारो या किसी और जगह में भी ठहरा सकते थे, लेकिन उसके लिए जो ट्रैवल एजेंट है उनको और बजट कोट करना था, जो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी हमारे से रखा नहीं। और जनरली ये जो ट्रैवल एजेंट्स वगैरह होते हैं, अगर आप भूटान ट्रैवल कर रहे हो और एंड यू आर इन कांटेक्ट विद सम ट्रैवल एजेंट, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमें पता नहीं था, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। जैसे कि जो भूटान गवर्नमेंट का रूल है कि आपको SDF देना होगा 1200 नू पर पर्सन पर डे, और जनरली ये आपके पैकेज में, ट्रैवल पैकेज में ही इंक्लूडेड रहता है। आप जितने दिन का आप अपना ट्रिप प्लान करते हो, तो जनरली ये ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं, आपको लो बजट पिच करने के लिए ये लोग आपको फुनसिलिंग में रुकाते हैं। फुनसिलिंग में रुकाने से क्या होता है कि जब आप फर्स्ट 24 आवर्स के लिए फुनसिलिंग में रुकते हो तो यू डू नॉट हैव टू पे SDF। और अगर मान लो आप 5-6 जन जा रहे हो तो 1200 के हिसाब से ये 6-7 हज़ार रुपये होता है जो वो बचा लेते हैं। तो आप मेक श्योर करें, जो भी ट्रैवल एजेंट से अपना ये ट्रिप फाइनलाइज करें तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें
और कोशिश करें कि फुनसिलिंग में आप ना रुकें। जैसे हम लोग फुनसिलिंग ऑलमोस्ट 2 बजे पहुंच चुके थे, तो जो हमारा परमिट वगैरह का प्रोसीजर था ये कंप्लीट कराने में कुछ खास टाइम नहीं लगा। इट टुक लाइक 40-50 मिनट फॉर ऑलमोस्ट 6-7 पीपल। तो फुनसिलिंग में रुकाने का कोई भी पॉइंट नहीं था। हमें डायरेक्ट यहाँ से थिम्पू भी ट्रांसफ़र किया जा सकता था, जिससे हम लोग भूटान को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते। बट ये हमारे एजेंट ने हमारे साथ बदमाशी करा। ये हमारे ट्रैवल एजेंट का डिटेल्स मैं दे दूंगा। मेक श्योर कि आप इस ट्रैवल एजेंट से तो बुकिंग ना कराएं। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद दिस ट्रैवल एजेंट्स एंड एजेंसीज। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ट्रैवल क्वालिटी और बाकी सब चीज़ पे ये फोकस नहीं करते। जो भी आपको ये बजट पिच करते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ये छुपा देते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने हमें बोला था हमारा टाइगर नेस्ट भी रहेगा, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि ये टाइगर नेस्ट बस दूर से दिखाएंगे। हमें टाइगर नेस्ट ट्रैक करके जाना था, जो इन्होंने इंक्लूड नहीं करा और हमें कभी बताया भी नहीं। और जो हमें डिटेल्स भेजे थे उसमें बस ये लिखा हुआ था कि टाइगर नेस्ट विल बी इंक्लूडेड। वहाँ जाके हमें पता चला वो हमें क्या कर रहे थे, एक व्यू पॉइंट से ले जाके बस टाइगर नेस्ट बहुत दूर से दिखा रहे थे, विच वॉज टोटली डिसअपॉइंटिंग। ट्रैवल एजेंसी है, इनका नाम है ट्रिप ज़्यादा, और एक बार ये आपसे फुल पेमेंट ले लेते हैं तो दे डू नॉट एंटरटेन यू एनी मोर। अगर आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हो, आपको कोई चाहिए होती है, आप अगर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। और इनका एक बंदा है आदित्य, हु वाज वेरी रूड। इनफैक्ट ऑल देयर टीम, एवरीबडी, जिन लोगों से भी हमने बात करा, आफ्टर डूइंग द फुल पेमेंट, पीपल वेयर रूड एंड वेयर नॉट रिस्पॉन्सिंग प्रॉपरली। इन्होंने हमें बोला था कि हम आपका सारा 3 to 4 स्टार होटल में बुक कर रहे हैं। वहां जाकर के हमें पता चला कि जो होटल है, हाँ ठीक है वो 3 स्टार होटल है, बट उनका जो चीपेस्ट रूम है ये आपको वो देते हैं। तो अगर आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हो, आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ये क्या करेंगे, ये आपको ऐसे रूम प्रोवाइड करेंगे जिसमें सिंगल 2 बेड है। तो आप छोटे बच्चों को लेकर के उस रूम में नहीं रह सकते हो, मतलब रह सकते हो, बट अगेन इट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल। ये ट्रैवल एजेंसी से हमने ये ट्रिप बुक करके चीटेड फील करा। सो मेक श्योर अच्छे ट्रैवल एजेंसी से अपने ट्रिप बुक करें। अगर आप भूटान घूमने जाते हो तो आप ऐसे भूटान नहीं घूम सकते। भूटान गवर्नमेंट का एक रूल है, यू हैव टू बी विथ अ भूटानीज ट्रैवल गाइड, जो कि आपके साथ आपके साया के जैसा रहेगा। आपके साथ वो हर जगह जाएगा, हर जगह घूमेगा और आपको वो हर चीज़ बताएगा। जो हमारे ट्रैवल एजेंसी ने हमारे साथ किया, हमें एकदम ही एक इमेच्योर बच्चे जैसा गाइड पकड़ाया, जिसे खुद बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो आप इस वीडियो में बने रहें, विल शो यू इन द अपकमिंग वीडियोस हमारा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। ऑफ कोर्स ये हमारा एक फैमिली ट्रिप था। जब आप अपने लोगों के साथ होते हो, आप अपने चाहने वालों के साथ होते हो, तो एनीवेज आप किसी भी कंडीशन में रहो, आप किसी भी एनवायरनमेंट में रहो, अगर वो अच्छी जगह है तो आप ऐसे ही खुश रहोगे। बट बाकी चीज़ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने जिस हिसाब से पैसा खर्च करके हम लोग घूम रहे थे, इन ट्रैवल एजेंसी ने वो सारा बर्बाद कर दिया। तो मेक श्योर कि आप इस ट्रैवल एजेंसी से तो बुक ना करो, और आप जब भी किसी भी ट्रैवल एजेंसी से कुछ बुक करो तो आप उनसे डिटेल में सब चीज़ पूछो। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको फुनसिलिंग में भी बहुत सारे साइट सीइंग दिखाएंगे, बट एक्चुअली में ये सारे साइट सीइंग्स फुनसिलिंग से थिम्पू जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। फुनसिलिंग शहर के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह से अपनी ट्रिप प्लान करते हो कि आप फुनसिलिंग दोपहर तक आ जा रहे हो, तो अपना ये परमिशन और SDF वाली सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ट्राई करें कि आप सेम डे थिम्पू या पारो के लिए निकल जाएं। और रही बात फुनसिलिंग से थिम्पू जाने के रास्ते वाले साइट सीइंग्स का, तो वो आप वापस आते वक्त भी देखते हुए आ सकते हो। उसके लिए अलग से आपको फुनसिलिंग में ठहरने की जरूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिला। और अभी हम लोग निकल चुके हैं थिम्पू के लिए, और रास्ते में आने वाले जो भी घूमने की जगह है, जो भी साइट सीइंग्स की जगह है, वो हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था, ताकि आप अगर भूटान ट्रिप प्लान करें तो आपको वो इश्यूज ना फेस करना पड़े जो हमने फेस किया। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम और सारे वीडियोस लाने में मोटिवेटेड रहें। थैंक यू।